Yeah. गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग अभी तक आईसीयू का बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। ठीक है, लास्ट दिन हम लोगों ने लुब्रिकेशन देखा था। सो वी हैव ऑलमोस्ट केम टू द एंड ऑफ योर सिलेबस और कुछ ही पोर्शन बाकी है, जैसे तुम्हारा पोल्यूशन एंड तुम्हारा परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, आईपीपीपी से वाला फ्यूल कंजम्पशन कैसे मापा जाता है वैसा। सो टुडे जो मैं क्लास लूंगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ cooling system of IC engine of an IC. So let us start with that. What is the cooling system of IC? Let's start. Okay, so I will start IC engine cooling system. So what is the main function of cooling system of any engine? It may be IC engine, maybe EC engine, whatever it is. The main function of cooling system is that carrying out heat from high temperature zone to reduce the temperature of the engine। मतलब जो हाई टेम्परेचर जोन है उस जोन से टेम्परेचर को निकाल के लेके आना, सो दैट जो इंजन का टेम्परेचर है और जो सिस्टम है, हम लोगों का जो सिस्टम है उसका एनर्जी, उसका जो टेम्परेचर घट जाए। क्यों, ये मैं बाद में आता हूँ। व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ कूलिंग सिस्टम, बट पहले देखते हैं कितना परसेंट ऑफ जो एनर्जी है जो इंजन में रह जाता है। सो ये एक आईसी इंजन है, यू कैन सी। सो दीज आर कैलकुलेटेड दैट जो पावर हम लोगों को मिलता है, जो फ्यूल एनर्जी है, जो फ्यूल बर्न करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम एक क्रैंक रोटेशन करता है। ठीक है, क्रैंक में जो पावर अवेलेबल है दैट इज नोन एज ब्रेक पावर। तो ब्रेक पावर में कितना जाता है, 25 to 40% ऑफ द टोटल पावर। मतलब जितना हीट एनर्जी रिलीज होता है उसका 25 to 40% ब्रेक पावर में जाता है। मतलब ये 25 to 40% है तुम्हारा ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इंजन। मतलब कितना फ्यूल बर्न हुआ, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, उस हिसाब से 25% जाता है ब्रेक पावर में। फिर 20 to 40%, ये 20 to 40%, 45% जाता है एग्जॉस्ट हीट लेके। मतलब ये वेस्टेज है, जो एग्जॉस्ट गैस और जो फ्लू गैस जो आईसी इंजन का एग्जॉस्ट भाग से जाता बाहर निकलता है तो, तुम्हारे एनवायरनमेंट में, जिसमें मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड रहता है, दैट इज योर एग्जॉस्ट हीट। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कुछ हीट कैरी करके बाहर लेके चला जाता है, कुछ हीट नहीं, बहुत ज्यादा हीट, दैट इज 20% to 45%, एंड दिस इज योर वेस्ट हीट। देन उसके बाद का जो बाकी का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इंजन में रह जाता है। मतलब ये 10%, ये 10% पकड़ लो, ये 10% to 35% प्लस 2% to 10%, मतलब 12% से 45%, 12 to 45% क्या होता है, वो इंजन में रह जाता है और तुम्हारा जो सिस्टम है उसमें रह जाता है। ठीक है, बिकॉज यू नो दैट the engine is made up of metals and metal can conduct heat, okay, or it can store heat। okay, so क्या होता है कि ये जो 12 to 45% जो हीट है ये मेटल में रह जाता है। ठीक है, अब ये जो हीट है, इस हीट को हम लोगों को निकालना जरूरी पड़ता है, क्योंकि अगर ये हीट रह गया इंजन पे तो इंजन का कुछ कुछ पोर्शन, जो मेटल का कुछ कुछ पोर्शन क्रीप हो सकता है। मतलब जो फैटिक फेलियर है ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, थर्मल स्ट्रेसेस, नोन एज क्रीप, यू नो दैट इन योर मशीन डिजाइन, तो क्रीप हो सकता है।
मटेरियल का जो रिलायबिलिटी है वो रिड्यूस हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दिस पर्सन ऑफ हीट नीड टू बी कूल्ड। मतलब ये हीट को बाहर निकल के जाना है। अगर किसी भी चीज से हीट हम बाहर लेके आ रहे हैं, मतलब वो चीज ठंडा पड़ रहा है, दैट इज नोन एज द कूलिंग, एंड दैट इज द फंक्शन ऑफ कूलिंग सिस्टम। ओके, सो हम ये कूलिंग सिस्टम करते क्यों है? व्हाई द नेसेसिटी ऑफ बीइंग द कूलिंग सिस्टम? लेट अस अंडरस्टैंड। फर्स्ट है, मैं जो प्रॉब्लम करा रहा था, जब प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहा था जब क्लास में, रिमेम्बर, हाँ, तो हम लोगों ने देखा कि जो इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है एट द टाइम ऑफ कॉम्बसन, दैट इज ऑलमोस्ट 1500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 2000 डिग्री सेंटीग्रेड. It may be more for compression ignition engine. Okay. Now, what is the melting temperature of the metal? Mainly, it is made up of iron, and the iron melts at 1750 degree centigrade, and aluminum के लिए ये है 1520 degree centigrade. Now look at over there. ये जो इंजन का जो टेम्परेचर है, इसका जो रेंज है और मेल्टिंग का जो टेम्परेचर है उसका रेंज देखो ऑलमोस्ट सेम है। मतलब यही है कि अगर ये जो पूरा हीट ये पूरा हीट अगर तुम्हारा कोई भी मेटल को टच कर दे, तो दैट पोर्शन विल बी मेल्टेड। क्या होगा? इंजन फंक्शनिंग करना बंद कर देगा। दो ये पूरा टेम्परेचर नहीं आता, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस टेम्परेचर है। ये सिलेंडर वॉल जो मेटल का बना हुआ है, उतना तक आने तक बहुत एनर्जी लूज कर जाता है, क्योंकि इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है, यू नो दैट पी वी इक्वल टू ए नॉट टी। तो पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, पी वी बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, सो अगर वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन लेकिन हम लोगों का जो कंबशन प्रोडक्ट है और जो पिस्टन नीचे जा रहा है, इस हिसाब से उसका टेम्परेचर घट जाता है। तो मतलब जो पिस्टन का वॉल पे आ रहा है और जो सिलेंडर का वॉल पे आ रहा है, वो डायरेक्टली 15,000 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ऑलमोस्ट 600 टू 700 डिग्री सेंटीग्रेड, बट स्टिल इट इज वेरी मच हाई। तो उसको क्या करना है? उसको कूल करना है, क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर होगा, कोई भी हाई टेम्परेचर होगा, और इफ देयर इज सम ब्लॉकेज, मतलब कोई ब्लॉकेज है, तो उधर थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाएगा। ठीक है, थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा। थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगा मतलब द things, the material will feel some stresses which may tends to failure। मतलब जो वॉल है और जो पिस्टन है, ये फेलियर हो सकता है। दूसरा क्या है? एट द वेरी हाई टेम्परेचर्स द लुब्रिकेटिंग ऑयल गेट ऑक्सीडाइज्ड। तो ये तो समझ ही सकते हो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो अपना प्रॉपर्टी खो देता है। ठीक है, तो अगर खो देता है प्रॉपर्टी, सो इट मे बी बिकॉज इंजन में क्या है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अगर तुम्हारा लुब्रिकेशन ऑयल के संस्पर्श में आ गया और जो टेम्परेचर है वो केमिकल रिएक्शन होने का टेम्परेचर तक पहुंच गया, तो इट मे बी ऑक्सीडाइज, तो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। इसमें इससे रिजल्ट क्या होगा? जो इंजन होगा वो सीजियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो लुब्रिकेटिंग ऑयल का जो मेन फंक्शन है, दैट इज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ओके, सो अगर लुब्रिकेशन ऑयल इसका प्रॉपर्टी खो देता है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन, तो क्या होगा? लुब्रिकेशन नहीं होगा, फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा, एंड द इंजन विल सीज, मतलब इंजन काम करना बंद कर देगा। ओके, नेक्स्ट ये जो थर्मल स्ट्रेस में बोल रहा था, थर्मल स्ट्रेस, कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, तो जो थर्मल स्ट्रेस होगा वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर थर्मल स्ट्रेस ज्यादा हो गया, तो इंजन का फेलियर होने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट चीज, इंजन अगर गर्म होता है, ज्यादा गर्म होता है, तो ये एफिशिएंसी में भी इफेक्ट करेगा। इट इज अ वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, मतलब जितना वॉल्यूम वो सक करना चाहता था ऑक्सीजन का, उससे कम सक करेगा।
ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक जो एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाएगा। So I have explained the volumetric efficiency and what is the relation of temperature with respect to volumetric efficiency। ये मैं जब वो पढ़ा रहा था, तुम्हारा जो एफिशिएंसी पढ़ा रहा था, तब मैंने बोल दिया था। ठीक है, बट स्टिल you understand, better understand that if the temperature increases, and that time I have also told you that अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसका जो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये तो सब है ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम, मतलब अगर इंजन ज्यादा गर्म हो जाएगा तो। नाउ सपोज हम लोगों ने कूलिंग सिस्टम डाल दिया कूलिंग सिस्टम। ठीक है, अब ये कूल कर रहा है ना, अगर ज्यादा कूल हो गया, मतलब अगर ज्यादा कूल होता है तो क्या होगा, द थर्मल एफिशिएंसी इज डिक्रीज्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग का मेन फंक्शन क्या है, जो हीट एनर्जी है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जितना हीट एनर्जी ज्यादा होगा उतना ज्यादा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा। और इसका भी एक रेंज होता है, क्योंकि मेटेरियल का फेलियर भी फंडा है। स्टिल हम लोगों का अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी में रह के जितना ज्यादा हीट देते हैं तो उतना ज्यादा उसका पावर आउटपुट में मिलेगा। ना सपोज हम हीट दे रहे हैं एंड ये जो कूलेंट है, जो ठंडा करने का चीज है, वो हीट को कैरी करके चला जा रहा है, तो क्या होगा, हम लोग का जो नेट हीट होगा वो कम हो जाएगा। तो हम लोग का जो नेट वर्क आउटपुट होगा वो कम हो जाएगा। मतलब हम इंजन को ज्यादा कूल नहीं कर सकते। अगर ज्यादा कूल कर दिया तो हम लोग का जो थर्मल एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्यूल का वेपोराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मान लो अगर हम एमपीएफएस सिस्टम यूज कर रहे हैं और डीजल इंजन यूज कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो इंजन में इवापोरेट होगा, इंजन में वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, और हम लोग पहले देख चुके हैं, जब कंबसन में पढ़ रहा था मैं बोल दिया था कि अगर वेपोराइजेशन ज्यादा है तो कंबसन बहुत अच्छा है। अगर कंबसन अच्छा है तो तुम्हारा जो एफिशिएंसी है वो अच्छा है। नाउ वेपोराइजेशन का इफेक्ट क्या है, टेम्परेचर। ये भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था जब मैं कंबसन पढ़ रहा था। सो अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो यू कैन फील फिजिकली फील करो कि अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो फ्यूल का वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर कम हो गया तो वेपोराइजेशन कम हो जाएगा फ्यूल का। मतलब हम लोगों को जो मिक्सचर मिल रहा है वो हेट्रोजीनियस होगा, उसका टेंडेंसी जो होगा वो मोर हेट्रोजीनियस होगा। इट विल बी स्टोर्ड एट वन पॉइंट, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन उसका कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, तो क्या होगा, तो इंजन का एफिशिएंसी घट जाएगा। ठीक है, तो हम ज्यादा कूल नहीं कर सकते। एंड लास्ट है, जो लोअर टेम्परेचर इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द लुब्रिकेंट। मतलब ये तो मैंने लास्ट डे ही बोला था कि अगर टेम्परेचर घट जाता है तो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो एक टेम्परेचर का रेंज होता है वर्किंग करने का, ये मैंने बोल दिया था लास्ट डे। सो अगर टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, इंजन का फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, सो इंजन में सीवियर। तो क्या प्रॉब्लम आ गया, एक ओवर हीटिंग है, एक ओवर कूलिंग है। ठीक है, मतलब ज्यादा गर्म हो गया तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कम हो गया तो भी प्रॉब्लम है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो इंजन का वर्किंग टेम्परेचर है कंट्रोल सिस्टम का, तो एक रेंज में रखना पड़ता है, एंड दैट इज कंट्रोल्ड बाय द कूलिंग सिस्टम। ओके, सो देखते हैं कितना टाइप का कूलिंग सिस्टम है। So basically there are two types of cooling system. One is the air cooled system and another is water cooled system. So नाम से ही पता चल रहा है कि जो हम कूलिंग मीडिया यूज करेंगे वो अगर एयर होता है तो दैट इज एयर कूलिंग सिस्टम, अगर वाटर होता है तो दैट इज वाटर कूल्ड सिस्टम। ओके, सो देखते हैं क्या है। सो एयर कूलिंग सिस्टम, सो मैं पहला पॉइंट मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज एयर कूलिंग सिस्टम, कि अगर कूलिंग एयर फ्लो के कारण हो रहा है दैट इज द एयर कूलिंग सिस्टम। इस सिस्टम में क्या होता है, इस सिस्टम को एक्सप्लेन करने से पहले मैं तुमको सिस्टम का एग्जांपल बोल रहा हूँ।
ठीक है, दोनों का एग्जांपल दे देता हूँ। जो एयर कूलिंग सिस्टम है वो हम यूज करते हैं बाइक पे। बाइक का इंजन आप इमेजिन कर लो कैसा रहता है। बाइक का इंजन रहता है लाइक दिस। ये क्रॉस सेक्शन है, अंदर का पोर्शन तो हम नहीं देख सकते। ठीक है, ये है बाइक का इंजन, सो ये अंदर का पोर्शन का हम लोगों को जरूरत नहीं है। बाहर में क्या होता है, वो काला करके बॉक्स जो गर्म रहता है, उसमें देखते हो, ये सब एक्सटेंडेड पोर्शन है। ये सब एक्सटेंडेड पोर्शन है। ठीक है, ये सब एक्सटेंडेड पोर्शन है। क्या है ये सब? ये सब है फिन्स। फिन्स। फिन्स क्या करता है? हीट ट्रांसफर मैंने पढ़ा चुका हूँ लास्ट सेमेस्टर में। फिन्स का क्या काम है? हीट को कंडक्ट कर देना फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन। देन पहला तो फिन करता है कंडक्शन, उसका बेस से टीप तक जाएगा कंडक्शन। इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ज्यादा होता होता क्या होगा, जो एयर है वो इसका कांटेक्ट पे आ जाएगा। एंड वी नो इफ एयर कम्स इन कांटेक्ट विद दैट तो क्या होगा, कन्वेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। दैट इज अ फास्टर कूलिंग रेट प्रोसेस। सो एयर अगर फिन का संस्पर्श में आ गया, कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, कूलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ना तुम बाइक देख चुके हो, जो इंजन है वो फ्रंट में रहता है, मतलब जो फ्रंट व्हील है उसके ठीक बाद ही इंजन रहता है। इंजन के नीचे रहता है तुम्हारा ऑयल सम, जो मैंने लास्ट दिन एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इंजन जब चलता है, जब बाइक चलता है तो क्या होगा, एयर इज कमिंग, एयर इज कमिंग। मैं पल्सर ऑयल कूल का नहीं बात कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल तुम्हारा जो CD 100 है, CD नियॉन है, उसका बात कर रहा हूँ। क्योंकि पल्सर में लिखा होता है ऑयल कूल्ड, मतलब वो जो कूलिंग सिस्टम है ऑयल कूल्ड है। ठीक है, ये है एयर कूल, ये समझ लो पहले। ठीक है, दैट डजंट मीन दैट पल्सर ऑयल कूल है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा ही ऑयल कूल होगा, उसमें एयर कूल भी होता है। लेकिन पूरा अगर वाटर कूल देखना है तो तुमको गाड़ी का रेडिएटर देखना पड़ेगा, जो फोर व्हीलर है। ठीक है, तो मैं बोल रहा था कि जब बाइक चलता है तो एयर आ रहा है सामने से, एंड वो फिन को टच करके जा रहा है, मतलब जो फिन, जो हीट है फिन का ऊपर से, वो हीट को लेके बाहर चला जा रहा है। दैट इज द कूलिंग होता है। ऐसे ही कूलिंग होता है कि वो हीट ले गया, फिन का टेम्परेचर घट गया, मतलब जो इंजन का जो टेम्परेचर है उसका भी घट गया। ठीक है, तो ये है मेन फंडा ऑफ एयर कूलिंग सिस्टम। तो किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है? फर्स्ट है अमाउंट ऑफ द फ्लो ऑफ द एयर टू द फिन, मतलब ज्यादा अगर एयर फ्लो करेगा तो ज्यादा कूलिंग होगा। फिन का सरफेस एरिया ज्यादा है तो होगा, लेकिन इसका भी लिमिटेशन है। जितना सरफेस, ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा ओएटी, उतना ज्यादा स्पेस नहीं होना चाहिए। सबका एक लिमिटेशन होता है, कम भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे तुम खाना कम भी नहीं खा सकते, ठीक है, पेट खाली रह जाएगा। अगर ज्यादा खाना खाना खा लिया तो वो घुसेगा नहीं, अगर घुस भी गया तो बहुत तकलीफ देगा रात को। तो जितना तुमको जरूरत है उतना ही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस, जितना एरिया है उतना ही देना पड़ेगा, उससे कम भी नहीं, उसका ज्यादा भी नहीं। ठीक है, और जो फिन का जो मटेरियल यूज करेंगे उसका थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। सो दिस इज कम्स अंडर द फिन प्रॉपर्टीज। ओके, सो ये सेम प्रॉपर्टी है। इसका एडवांटेज क्या है? तो इसमें रेडिएटर कुछ है नहीं, पंप कुछ है नहीं, सिंपल है। यार आए और फिन से ऊपर लेके चला जाए तो क्या होगा, सिस्टम लाइट होगा, मटेरियल हमको कम लग रहा है, कॉम्प्लिकेसी कम है, मतलब क्या होगा, उसका जो प्राइस है वो भी कम है। मतलब सिस्टम लाइट भी है, उसका प्राइस भी लो है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, हम इसमें कुछ नहीं यूज कर रहे हैं बाहर से, मतलब कोई एक्सटर्नल कूलिंग एजेंट है ही नहीं, वाटर है नहीं, ऑयल है नहीं, मतलब ये सब नहीं है, तो लीकेज का कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। ठीक है, और इसमें और बाकी का जो दो पॉइंट है पढ़ लेना कि दैट इज द कूलेंट और एंटी फ्रीज सॉल्यूशंस आर नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें कूलेंट और एंटी फ्रीज सॉल्यूशन नहीं देंगे। एंड दिस सिस्टम कैन नॉट वर्क इन कोल्ड वाटर सिस्टम। अगर हम कोई वाटर कूलिंग सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं तो उसमें कूलेंट देने की कोई जरूरत नहीं, एयर आए और लेके चला जाए। हाँ, कोल्ड क्लाइमेट में हम इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट है मतलब, ओ सॉरी, कोल्ड क्लाइमेट में हम वाटर को नहीं यूज कर सकते, इसको यूज कर सकते हैं। कोल्ड क्लाइमेट में
हम इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि कोल्ड क्लाइमेट में जो हमारा कूलेंट है और जो वाटर है वो फ्रीज हो सकता है। मतलब हम सिंपली वाटर अगर यूज करें तो क्या होता है, उसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। हम चला जाए अमेरिका, कनाडा, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है इन विंटर वो 0 से कम हो जाता है। रशिया चला जाओ, ठीक है, इंडिया में तुम्हारा सियाचिन चला जाओ और कश्मीर चला जाओ, तो उसका टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। तो इन दैट केस जो वाटर अगर हम यूज कर वाटर कूलिंग सिस्टम अगर यूज करेंगे तो क्या होगा, तो वो जम जाएगा अंदर, रेडिएटर सिस्टम विल ब्लास्ट, ठीक है, पतला पतला चैनल रहता है कूलिंग करने के लिए, सो ब्लास्ट हो जाएगा, ठीक है। हम वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको पता है कि वाटर की प्रॉपर्टी है, अगर वाटर बर्फ हो जाता है, आइस हो जाता है, तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है, अगर वॉल्यूम बढ़ गया तो रेडियल चैनल को ब्लास्ट कर देगा। तो इन दैट केस in cold climate it is very useful, air cool system is very useful, already the air is cold cool, and उसके बाद क्या है, हमारा कोई झंझट ही नहीं है वाटर का। तो ये है मेन एडवांटेज। डिसएडवांटेज क्या है, ये लेस एफिशिएंट है, ऑब्वियसली ये ज्यादा नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कहाँ यूज किया जाता है, मोटरसाइकिल इंजन पे, एरोप्लेन इंजन पे इसको यूज किया जाता है। मतलब जिधर का एयर के साथ जो ये है, एयर में वो ज्यादा एक्सपोज हो रहा है, ठीक है, तब हम ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। अगर मेरे इंजन एआर में ज्यादा ही एक्सपोज नहीं हुआ तो हम ये नहीं यूज कर सकते। थिंक अबाउट योर फोर व्हीलर, कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, जब बोनेट खोल दिया और नीचे कितना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वाटर कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। कौन सा, एक है थर्मोसाइफन सिस्टम और एक है प्रेशर सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो देखते हैं, तो थर्मोसाइफनिंग सिस्टम इज वेरी मच फंडामेंटल। ये नेचुरल सर्कुलेशन का जो बॉयलर का है उस टाइप का है। मतलब इधर इंजन गर्म हो गया, इधर इंजन गर्म हो गया, तो उसके साथ, हाँ, अब इंजन के साथ कैसे कूलेंट काम करता है, ये इंजन के ऊपर एक कूलिंग जैकेट रहता है जिसमें हमारा कूलेंट रहता है। वाटर कूलिंग सिस्टम है तो वाटर कूलेंट रहता है, तो इंजन के ऊपर जैकेट रह गया। तो जब इंजन गर्म हो रहा है, जब, 1 सेकेंड, सो जब इंजन गर्म हो रहा है, जब इंजन हीट रिलीज कर रहा है, तो वो टेम्परेचर कूलर ले लेगा एंड इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो इसका डेंसिटी घट जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा, ठीक है। और इधर इधर जो कूलेंट है और जो वाटर है उसका डेंसिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, एक सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं थर्मोसाइफनिंग। अगर एक जगह टेम्परेचर कम है तो उसका डेंसिटी ज्यादा है, एक जगह टेम्परेचर कम है तो उसका डेंसिटी कम है। तो बिकॉज ऑफ दिस डेंसिटी डिफरेंसेस द वाटर विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, वाटर विल स्टार्ट सर्कुलेटिंग, ठीक है। ये है थर्मोसाइफनिंग सिस्टम। और इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका जो मेन प्रॉब्लम है विंटर में स्टार्टिंग का, ठीक है। मान लो जो जब क्लाइमेट जब क्लाइमेट बहुत ठंडा है, ठीक है, एंड ये इंजन क्या है, इंजन चल रहा है, इंजन हीटिंग हो रहा है, but engine is not able to increase the temperature of the coolant that much। मतलब इंजन कूलेंट का टेम्परेचर उतना तक बढ़ा नहीं पा रहा है जितना तक थर्मोसाइक्लिंग सिस्टम स्टार्ट होगा। तो क्या होगा, इंजन गर्म के गर्म ही रह जाएगा, क्योंकि कूलिंग सिस्टम इज नॉट वर्किंग, बिकॉज थर्मोसाइक्लिंग इज नॉट स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ द वेदर क्लाइमेट। तो स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस सिस्टम को हम यूज नहीं करते। क्या करते हैं, हम एक दूसरा सिस्टम यूज करते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर सर्कुलेटिंग सिस्टम। तो प्रेशर सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, इसमें थर्मोसाइक्लिंग हम नहीं यूज करते, इसमें हम क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल जो एजेंट है उसको डाल दिया एक्सटर्नल एजेंट, क्या है वो पंप। अगर नेचुरल सर्कुलेशन नहीं कर रहा है तो हमको फोर्स सर्कुलेशन करना पड़ेगा,
और फोर्स सर्कुलेशन कौन करता है? पंप। तो पंप क्या करेगा? पंप पानी छिड़कता जाएगा। पंप पानी कूलिंग सिस्टम, कूलिंग जैकेट के ऊपर देगा, फिर उसके बाद लेके रेडिएटर में डालेगा, फिर ठंडा पानी डालेगा, गर्म होके फिर जाएगा। तो ये पंप है, मतलब जो सर्कुलेशन है वो कंट्रोल कर रहा है पंप। नाउ ये जो पंप है, ठीक है, तो ये इसमें देखने के लिए लग रहा है कि ठीक है, एक पावर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिर लेकिन सर्कुलेशन मेरा जो फंक्शन है वो कंप्लीट है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? दिस पंप इज कनेक्टेड टू द क्रैंकशाफ्ट बाय मीन्स ऑफ सम गियर मैकेनिज्म। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है क्रैंकशाफ्ट से। मतलब इसका जो रोटेशन है वो कंट्रोल होता है, इसका जो सर्कुलेशन है वो कंट्रोल होता है क्रैंकशाफ्ट के रोटेशन के हिसाब से। तो सपोज हम हायर एलिवेशन पे जा रहे हैं और इंजन का स्पीड बहुत कम है, दोनों ही दोनों ही कंडीशन में इंजन का जो आरपीएम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लोअर स्पीड, ये तो ठीक है, इस लोअर स्पीड है मतलब लोअर एनर्जी जनरेट हो रहा है, लोअर लोअर हीट को हमको कैरी करना पड़ेगा, ये तो ओके है, फाइन है। ठीक है, मतलब जो सर्कुलेशन है वो कम हो रहा है। लेकिन हम जब एलिवेशन पे जा रहे हैं, लोगों को पता है अगर हम एलिवेशन पे उठ रहे हैं तो उसका जो स्पीड है वो घट जाता है और जो टॉर्क है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, P इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा। अगर पावर फिक्स रहेगा तो ओमेगा घट जाएगा और टी बढ़ जाएगा। ठीक है, जो एलिवेशन में दरकार होता है हम लोगों को। तो एट हायर एलिवेशन हम लोग ज्यादा टॉर्क यूज करते हैं और रोटेशन कम होता है। तो अगर रोटेशन कम होता है, हमारा जो सर्कुलेशन है वो भी कम हो जाएगा, तो हमारा जो फंक्शन है वो पूरा अच्छे से काम नहीं करेगा, क्योंकि इंजन तो हीट हो रहा है ना। पावर तो हमको सेम लग रहा है। अगर अगर हम P1 मान लो, हम जो प्लेन लैंड है उसमें हम P1, हमारा P है T1 ओमेगा 1, T2 ओमेगा 2। ठीक है, सो मान लो मेरा पावर सेम है, तो ये प्लेन लैंड पे है, ये एलिवेशन पे है। सो अगर प्लेन लैंड लैंड पे जितना टॉर्क लग रहा था, ठीक है, और ओमेगा उस हिसाब से एक है। सो हम लोगों का अब एलिवेशन पे जा रहे हैं, मतलब टॉर्क ज्यादा लग रहा है, मतलब T2 इज ग्रेटर देन T1। सो ऑब्वियसली क्या होगा, ये ओमेगा 2 घट जाएगा। ये अगर T2 T1 से ज्यादा है तो बैलेंस करने के लिए, सेम पावर जनरेट करना है, तो ओमेगा क्या होगा, ओमेगा घट जाएगा। सो ओमेगा 2 इज लेस देन ओमेगा 1। और ओमेगा मतलब 2 पाई n/60, मतलब हमारा जो आरपीएम है घट जाएगा। ये घट गया तो पंप का जो सर्कुलेशन है वो भी घट जाएगा, मतलब इंजन अच्छे से ठंडा नहीं होगा। तो इस प्रॉब्लम का ओवरकम क्या कैसे कर सकते हैं? इसलिए हम एक मॉडिफाइड सिस्टम यूज करते हैं। मॉडिफाइड सिस्टम है सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, थर्मोसाइक्लोनिक एंड पावर सिस्टम, पावर सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें पावर भी कम हो जाएगा और हमारा जो फंक्शन है वो भी बरकरार रहेगा। कैसे? ये है डायग्राम। तो इसमें हम एक थर्मोस्टेट भाल्व लगा देते हैं। थर्मोस्टेट भाल्व कंट्रोल करता है, वो जानता है, ठीक है, कि कब हमारा नेचुरल सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। मतलब इतना टेम्परेचर अगर पहुंच गया, जो इनके ऊपर जो कूलिंग का जो जैकेट है, इतना टेम्परेचर तक पहुंच गया, तो भाई अब ये थर्मोस्टेट भाल्व काम करना शुरू कर देगा, मतलब ये अब नेचुरल सर्कुलेशन के लिए रेडी है। लेकिन उससे पहले तो नेचुरल सर्कुलेशन रेडी नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स सर्कुलेशन करना पड़ेगा। सो ये जो कंट्रोल वाल्व है, थर्मोस्टेट कंट्रोल वाल्व, ये कंट्रोल करता है कब थर्मोसाइफोनिक कराना है, कब प्रेशर सर्कुलेटिंग करना है। तो मान लो इंजन एट द स्टार्टर, जब इंजन स्टार्ट हो रहा है तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं है, जब थर्मोसाइफोनिंग स्टार्ट हो जाएगा तो क्या क्या करेगा, ये एक बाईपास है, ये बाईपास पाइप से फिर से वाटर को पंप तक भेज देगा। एट द स्टार्टिंग ऑफ द इंजन इधर आ गया, टेम्परेचर उतना ज़्यादा पहुँच नहीं गया जिधर तक हमको नेचुरल सर्कुलेशन होना चाहिए, तो क्या होगा, ये इधर भेज देगा। फिर पंप क्या करेगा, फिर उसको भेजेगा वाटर कूलिंग जैकेट पे।
मतलब उसका टेम्परेचर उससे भी ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो कूलिंग हो ही नहीं रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा हो गया, टेम्परेचर फिर से ले लिया। नाउ ऐसा करते करते एट द टाइम व्हेन द टेम्परेचर रीचेस व्हेन द नेचुरल सर्कुलेशन विल स्टार्ट, तो क्या थर्मोस्टेट वाल्व ओपन हो जाएगा। ये बेलो टाइप है, तो क्या होगा, तब ये सर्कुलेशन इधर बंद कर देगा, ये बंद कर देगा और स्टार्ट करेगा इधर से, नेचुरल सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया। तो अब तुम्हारे एलिवेशन पे जाओ, स्टार्टिंग पे जाओ, हमारा दोनों फंक्शन स्टेप है, तो हम दोनों दोनों ही टाइप पे हम यूज कर सकते हैं। तो दैट इज द मेन सिस्टम ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम। ओके, सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटर कूलिंग सिस्टम? तो इसका जो एफिशिएंसी है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा है, अगर एफिशिएंसी ज्यादा है तो फ्यूल कंजम्पशन ऑब्वियसली इंप्रूव हो जाएगा, कूलिंग यूनिफॉर्म है, ये लेस नॉइजी है। डिसएडवांटेज क्या है? लीकेज, मेनली डिसएडवांटेज लीकेज, बिकॉज ये सप्लाई ऑफ वाटर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, पंप यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम्स तो हम पंप यूज कर रहे हैं, ये जो पंप है ये बहुत ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, इसमें हम वाटर कूलिंग में हम एक एक्सटर्नल एजेंट यूज कर रहे हैं, मतलब अगर कूलिंग सिस्टम फेलियर है तब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा है कॉस्टलियर, ये तो मैंने पहले ही बोल चुका हूँ कि वाटर सिस्टम रेडिएटर है, पंप है, थर्मोस्टेट है, बहुत कुछ है, तो ये बहुत कॉस्टलियर है एंड मेंटेनेंस भी है, ठीक है। और एक बात, एक चीज मैं हर बार बोलता हूँ जिसके बाद फोर व्हीलर है, वो जब देखते हो ना रेडिएटर गर्म हो जाता है, सो जो ड्राइवर है वो आके पानी डाल देता है, नहीं डालना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी अच्छे से कूलिंग नहीं करता, उधर कूलेंट रहता है, ठीक है। सो अगर हम पानी डाल देते हैं कूलेंट में, तो कूलेंट का जो प्रॉपर्टी है वो बिगड़ जाएगा। तो दूसरा, कभी भी अगर तुम लोगों का कोई भी फोर व्हीलर में प्रॉब्लम है, रिटर्न में प्रॉब्लम है, पानी मत डालो, सर्विस सेंटर पे जाओ और कूलेंट चेंज कर दो, ठीक है। So this is all about your cooling system, engine cooling system. So next day I will start the performance characteristics, ठीक है, वही तुम्हारा लास्ट चैप्टर है। और जो पॉल्यूशन है वो मैं तुम लोग को नोट्स भेज दूंगा, ठीक है, पॉल्यूशन पढ़ूंगा नहीं, वो भेज दूंगा नोट्स। तो थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी, अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। স্যার আর একটু স্যার থার্মোস্ট্যাট একটু বলবেন থার্মোস্ট্যাট। থার্মোস্ট্যাটটা কাজ হচ্ছে টেম্পারেচারটাকে কন্ট্রোল করা, মানে আমাদের দুটো ফাংশন আছে, একটা থার্মোসাইফনিং, একটা প্রেসার সার্কুলেশন সিস্টেম। তো থার্মোস্ট্যাট ভালভটা কন্ট্রোল করে কখন থার্মোসাইফনিং হবে আর কখন প্রেসার সার্কুলেটিং হবে। থার্মোসাইফনিং হওয়ার জন্য আমাকে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পৌঁছাতে হবে আমার কুলিং কুলিং জায়গার টেম্পারেচারটাকে, যতক্ষণ না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ কি হবে, ততক্ষণ তো থার্মোসাইফনিং স্টার্ট হচ্ছে না। তখন কি করতে হবে, তখন আমাকে পাম্প দিয়ে কুল্যান্টটাকে ফ্লো করাতে হবে, যাতে ইঞ্জিনের টেম্পারেচারটাও কমে, কারণ ইঞ্জিন তো কাজ করে যাচ্ছে, ইঞ্জিনের টেম্পারেচারটা কমে প্লাস কুল্যান্টের টেম্পারেচারটা উঠে যায়। এবার যখন কুল্যান্টের টেম্পারেচারটা থার্মোসাইফনিং এর জন্য রেডি, তখন থার্মোস্ট্যাট ভালভটা ওপেন হয়ে যাবে অ্যান্ড তখন ও যে থার্মোসাইফনিক কুলিং সিস্টেমটা স্টার্ট করে দেবে, ঠিক আছে। তো ফার্স্টে হবে প্রেসার কুলিং সিস্টেম, যতক্ষণ পর্যন্ত টেম্পারেচার ইনক্রিজ হচ্ছে, তারপর হবে থার্মোসাইফনিক, এটা কন্ট্রোল করে থার্মোস্ট্যাট ভালভ। বোঝা গেছে? नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? देवेश, कोई क्वेश्चन नहीं है तेरा? देवेश है क्या? सर देवेश, हाँ देवेश, कोई क्वेश्चन नहीं है, क्या बात है? नहीं सर, अभी इसको थोड़ा हम खुद से पढ़ेंगे, दोबारा फिर पूछेंगे। तो लास्ट 2 दिन से क्लास नहीं आ रहा था, क्या बात है? सर नेट ही नहीं चल रहा था। हाँ, मैं नेट ही रखता नहीं हूँ था। ध्यान कौन कौन कहाँ आता है, मैंने देखा रोनित भी नहीं आ रहा है और ये भी नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात सर नहीं, देखिए, हम बाद में डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे ये बात में, ठीक है। ठीक है, सो थैंक यू।